हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे आई दृष्टि करंट अफेयर्स की बुक को। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो कर लिया है। ये उसी श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमें सपोर्ट जरूर करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव अवश्य दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। इसमें पहला टॉपिक है जन विश्वास उपबंधों का संशोधन अधिनियम 2026। जन विश्वास इन उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 को 27 मार्च 2026 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसे 1 अप्रैल 2026 को लोकसभा से 2 अप्रैल 2026 को राज्यसभा में पारित कर दिया गया। 7 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ये अधिनियमित हो गया और जन विश्वास अधिनियम 2026 के माध्यम से 23 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन किए गए, जो विभिन्न क्षेत्रों में फैले 784 प्रावधानों को आच्छादित करता है। यह अधिनियम मामूली प्रक्रियात्मक चूकों के लिए आपराधिक दंडों को समाप्त करता है और उनकी जगह दीवानी दंड या प्रशासनिक तंत्र का प्रावधान करता है। यह अधिनियम जीवन यापन की सुगमता में सुधार के उद्देश्य से भी संशोधन प्रस्तुत करता है। यह अधिनियम एक ऐसा नियामक वातावरण बनाने का प्रयास करता है जो अनुपालन को प्रोत्साहित करे और कानून के साथ दैनिक अंतःक्रियाओं को सरल बनाए। पहला है दंड से पहले चेतावनी, यानी पहली बार और मामूली त्रुटियों के मामले में तुरंत दंड देने के बजाय चेतावनी दी जाती है, जिससे नागरिकों और व्यवसायियों को अनुपालन का उचित अवसर मिलता है। दूसरा है आनुपातिक दंड। दंड के अपराध की गंभीरता के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जिससे निष्पक्ष, संतुलित और न्याय संगत प्रवर्तन सुनिश्चित होता है। तीसरा है तेज और न्यायपूर्ण समाधान। निर्णायक अधिकारी और अपीलीय प्राधिकरण त्वरित और पारदर्शी समाधान प्रदान करते हैं और साथ ही न्यायालयों पर भार कम करते हैं। उसके बाद है गतिशील दंड ढांचा। दंडों की समय समय पर समीक्षा की जाती है, जिससे प्रवर्तन प्रभावी, प्रासंगिक और समयानुकूल बना रहता है। इसकी शुरुआत जन विश्वास अधिनियम 2023 के अधिनियमन से हुई थी, जिसमें जिसने 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करते हुए 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया था। जन विश्वास अधिनियम 2026 कई ऐसे सुधार प्रस्तुत करता है जो सीधे तौर पर आम नागरिकों को लाभ पहुंचाते हैं और यह सुनिश्चित करते हुए कि दैनिक जीवन में होने वाली छोटी छोटी त्रुटियां आपराधिक अभियोजन का कारण न बने। जो प्रारंभिक समय सीमा में दावा प्रस्तुत नहीं कर पाते, अब निर्धारित अवधि के भी अतिरिक्त 12 महीने तक क्लेम ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते पर्याप्त कारण प्रस्तुत करें। कौन ऐसा कर सकते हैं? तो मोटर दुर्घटना के पीड़ित व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं। पहले सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच बिना संतोषजनक स्पष्टीकरण के किसी घर, भवन या वाहन में उपस्थित होने पर 3 महीने का कारावास हो सकता था। दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 102 के सी के तहत इस सुधार के तहत इस अपराध को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, जिसमें कानून आधुनिक सिद्धांतों के अनुरूप हो गया हो और भारतीय न्याय संहिता और समकालीन पुलिसिंग मामलों के या पुलिसिंग मानकों के तहत अब स्वतंत्रता, उद्देश्य और साक्ष्य पर अधिक बल दिया जाता है, न कि अस्पष्ट संदेह की धारणाओं पर। पहले बिना टिकट यात्रा करने पर या टिकट दिखाने से इनकार करने पर 500 रुपये तक का आपराधिक जुर्माना लगाया जा सकता था। इस सुधार के तहत इन अपराधों को नागरिक उल्लंघन के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है, जिसमें 500 रुपये तक का दंड निर्धारित है। नेक्स्ट है ओम बिरला और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव। फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर अप्रैल 2026 के मध्य संसद के भीतर दो ऐसी घटनाएं सामने आई जिन्होंने भारतीय संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही पर गंभीर बहस छेड़ दी। पहली घटना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव से जुड़ी थी और दूसरी मुख्य निर्वाचन आयुक्त गणेश कुमार को पद से हटाने के नोटिस से। दोनों मामलों का साझा संदेश यह है कि भारत का संविधान उच्च पदों की गरिमा और सुरक्षा तो देता है, लेकिन उन्हें जवाबदेही से ऊपर नहीं रखता। ओम बिरला के विरुद्ध संसदीय प्रक्रिया 10 फरवरी 2026 को शुरू की गई, जब विपक्षी सदस्यों ने उनके खिलाफ नोटिस किया। इसके पीछे मुख्य आरोप यह था कि सदन की कार्यवाही निष्पक्षता के मानक अनुरूप संचालित नहीं हो रही और विपक्ष को पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे। इस नोटिस के बाद संवैधानिक रूप से आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ हुई। बाद में 16 मार्च 2026 को लोकसभा के सचिवालय के आधिकारिक वक्तव्य में स्वयं ओम बिरला ने भी स्वीकार किया कि 10 फरवरी 2026 को विपक्ष ने उनके खिलाफ प्रस्ताव का नोटिस दिया था और उसके बाद उन्होंने स्वयं को लोकसभा की कार्यवाही से अलग कर लिया। लोकसभा अध्यक्ष के पद से हटाने की संवैधानिक व्यवस्था अनुच्छेद 94 में नहीं था। अनुच्छेद 94 गौ के अनुसार अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु ऐसा प्रस्ताव तभी लाया जा सकता है जब उसकी मंशा का कम से कम 14 दिन पहले नोटिस दिया गया हो। साथ ही अनुच्छेद 96 स्पष्ट करता है कि अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो
तो वे स्वयं सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। हालांकि उन्हें चर्चा में भाग लेने और प्रथम अवसर पर मत देने का अधिकार रहेगा। और 10 से 11 मार्च 2026 को इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई और अंततः 11 मार्च 2026 को लोकसभा ने इसे ध्वनि मत से अस्वीकार कर दिया। अनुच्छेद 94 का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है कि लोकसभा भंग होने पर भी अध्यक्ष तत्काल पद नहीं छोड़ते, वे नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक पद पर बने रहते हैं। लोकसभा नियम 200 ए यानी 200 क के तहत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव आरोपों के बारे में स्पष्ट, सटीक और मान हानिकारक या अपेक्षात्मक भाषा से मुक्त होना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों में अंतर। तो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश में हटा सकते हैं। 18 दिसंबर 1954 को जीवी मावलंकर के विरुद्ध प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस हुई और प्रस्ताव को नकार दिया गया। वर्ष 1966 में सरदार हुकम सिंह के विरुद्ध प्रस्ताव को आवश्यक 50 सदस्यों का समर्थन नहीं मिला, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सका। और 15 अप्रैल 1987 को बलराम जाखड़ के विरुद्ध सोमनाथ चटर्जी द्वारा प्रस्ताव लाया गया और यह भी अंततः सफल नहीं हुआ। अब तक किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को पद से नहीं हटाया गया है। उसके बाद है ज्ञानेश कुमार यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के विरुद्ध प्रस्ताव। इनके विरुद्ध इनके विरुद्ध विपक्ष का असंतोष मार्च 2026 के दूसरे सप्ताह में स्पष्ट रूप से सामने आया। यह पहली बार था जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हराने के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। विपक्षी दलों ने उनके आचरण पर गंभीर प्रश्न उठाते हुए आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग की कार्यवाही, विशेष मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और चुनावी प्रक्रियाओं के संचालन में निष्पक्षता को लेकर संदेह पैदा हुआ है। मार्च 2026 में विपक्ष द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उनके विरुद्ध पद से हटाने का नोटिस दिया गया था। उस पर क्रमशः 130 लोकसभा सदस्यों और 63 राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षर थे। संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी प्रकार और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अनुच्छेद 124(4) के अनुसार न्यायाधीश को केवल तभी हटाया जाता है या हटाया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन उसी सत्र में राष्ट्रपति को संबोधित प्रस्ताव करें और वह प्रस्ताव प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से समर्थित हो। साथ ही हटाने का अधिकार सिद्ध दुराचरण या अक्षमता होना चाहिए। आर्टिकल 124(5) के तहत संसद को दुराचरण या अक्षमता की जांच और प्रमाणन की प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार देता है। इस संवैधानिक ढांचे को विधिक रूप से देने का कार्य न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 करता है। इसकी धारा 3 के अनुसार यदि लोकसभा में किसी न्यायाधीश और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले में समान प्रक्रिया लागू होने के कारण मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का नोटिस दिया जाए तो उस पर कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। यदि राज्यसभा में नोटिस दिया जाए तो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति के पास यह अधिकार होता है कि वे नोटिस को स्वीकार करें या अस्वीकार कर दें। 6 अप्रैल 2026 को राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष ने इन नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के तहत मिले अपने अधिकारों के तहत इस प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार करने से इनकार किया। नेक्स्ट है केरल का नाम बदलकर केरलम करने की प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 फरवरी 2026 को राज्य केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के पश्चात भारत के राष्ट्रपति केरल यानी कि जो अब नाम बदलकर केरलम हो गया है, ये विधेयक 2026 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के तहत राज्य केरल की विधानसभा को उसके विचार व्यक्त करने हेतु संदर्भित करेंगे। केरल विधानसभा के विचार प्राप्त होने के बाद भारत सरकार आगे की कार्रवाई करेगी और संसद में केरल विधेयक 2026 प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त की जाएगी, जिससे राज्य केरल का नाम बदलकर केरलम किया जा सकेगा। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को राज्य का नाम केरल से केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया था। इसमें उल्लिखित है कि हमारे राज्य का नाम मलयालम भाषा में केरलम है और राज्यों के गठन भाषा के आधार पर 1 नवंबर 1956 को किया गया था। केरल पृथ्वी दिवस भी 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही मलयालम भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक संयुक्त केरल की मांग प्रबल रही है, किंतु संविधान की प्रथम अनुसूची में हमारे राज्य का नाम केरल दर्ज है और यह विधानसभा केंद्र सरकार से अनुरोध करती है कि वह संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत केरलम नाम करने हेतु आवश्यक शीघ्र कदम उठाए। संवैधानिक दृष्टि से अनुच्छेद 3 संसद को किसी राज्य का नाम परिवर्तन की शक्ति प्रदान करता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 4 यह व्यवस्था करता है कि अनुच्छेद 3 के तहत बनाए गए कानूनों में प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची में आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं।
अनुच्छेद 4(2) यह भी स्पष्ट करता है कि ऐसा कानून अनुच्छेद 368 के अंतर्गत सामान्य संशोधन सामान्य संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। हम लोग केरल के बारे में थोड़ा जाने तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसका क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर। इसकी जनसंख्या अनुमानित है लगभग 3.6 करोड़। 14 जिले हैं। साक्षरता दर 95 से 96% है। जीवन प्रत्याशा 75 वर्ष। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। मुख्य भाषा मलयालम। और राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। उसके बाद है उभयलिंगी व्यक्ति यानी अधिकारों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026। ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक 2026 को 13 मार्च 2026 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इसे लोकसभा में 24 मार्च को और राज्यसभा में 25 मार्च को मंजूरी प्रदान की गई और 30 मार्च को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह अधिनियमित हो गया। यह अधिनियम उभयलिंगी व्यक्तियों के संरक्षण अधिनियम 2019 में संशोधन करता है, जो ट्रांसजेंडर या उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों और उनके कल्याण से संबंधित प्रावधान करता है। वर्ष 2019 का मूल अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, पहचान की मान्यता, भेदभाव निषेध और कल्याणकारी उपायों के लिए बनाया गया था। 2019 के मूल अधिनियम की धारा 18 में 4 सामान्य अपराधों जबरन बंधुआ श्रम, सार्वजनिक स्थान से रोकना, घर गांव छोड़ने को मजबूर करना और शारीरिक या मानसिक हानि के लिए 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा सुनाने का और जुर्माने का भी प्रावधान था। 2020 के नियमों में धारा 6 के लिए शपथ पत्र आधारित आवेदन का प्रारूप रखा गया, जिसमें आवेदक स्वयं को ट्रांसजेंडर घोषित करता है। इस कारण पहले की व्यवस्था को व्यवहारिक रूप से आत्मघोषण आधारित माना जाता है। वर्ष 2026 के संशोधन के बाद ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा अब सूचीबद्ध श्रेणियों, इंटरसेक्स विविधताओं और जबरन ट्रांसजेंडर पहचान अपनाने के लिए बाध्य व्यक्तियों पर आधारित है। संशोधन अधिनियम में इस परिभाषा को हटाने का प्रावधान है और इसके स्थान पर उन श्रेणियों की एक सूची प्रदान करना है जिन्हें इसमें शामिल किया जाए। साथ ही स्पष्ट किया गया कि ऐसे व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होंगे जिनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन भिन्न है या जिनकी स्वयं द्वारा महसूस की गई सेक्सुअल आइडेंटिटी अलग है। अधिनियम के अंतर्गत वे व्यक्ति शामिल है जिनकी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान किन्नर, हिजड़ा, अरावड़ी और जोगता के रूप में होती है तथा वे व्यक्ति भी जिनकी जन्म के समय प्राथमिक यौन विशेषताएं, बाहरी जननांग या क्रोमोसोम या हार्मोन पुरुष या महिला शरीर के सामान्य मानकों से भिन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त अधिनियम में कुछ नई श्रेणियों को शामिल किया गया है, जिसमें नपुंसक तथा ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें म्यूटिलेशन, इमस्कुलेशन या सर्जिकल, रासायनिक अथवा हार्मोनल प्रक्रियाओं तथा लालच, प्रलोभन, धन इत्यादि के माध्यम से जबरन ट्रांसजेंडर पहचान अपनाने के लिए बाध्य किया गया हो। पहचान की मान्यता के संबंध में अधिनियम के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करके पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति का अपहरण करके उसे ट्रांसजेंडर पहचान अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है या उसे गंभीर या अस्थायी शारीरिक क्षति पहुंचाई जाती है, तो दंड अधिक कठोर होगा। बालिग पीड़ितों के मामले में 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और न्यूनतम 2 लाख रुपए का जुर्माना तथा बच्चे के मामले में आजीवन कारावास तथा न्यूनतम 5 लाख रुपए का जुर्माना है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को ट्रांसजेंडर के रूप में प्रस्तुत कर भीख मांगने, गुलामी या बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर किया जाता है, तो बालिग पीड़ित के मामले में 5 से 10 वर्ष का कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए का जुर्माना, जबकि बच्चे के मामले में 10 से 14 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 3 लाख रुपए का जुर्माना निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है सम्मानपूर्वक मृत्यु का अधिकार। हरीश राणा मामले में सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11 मार्च 2026 को ऐतिहासिक निर्णय दिया गया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक प्रभाव वाला निर्णय है जो जीवन के अधिकार, गरिमा के अधिकार और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, चिकित्सकीय उपचार की सीमा और रोगी के सर्वोत्तम हित तथा सम्मान पूर्वक मृत्यु के अधिकार जैसे अत्यंत संवेदनशील प्रश्नों से संबंधित है। यह मामला हरीश राणा बनाम भारत संघ एवं अन्य के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया। न्यायमूर्ति जे.बी. पर्दीवाला ने मुख्य निर्णय लिखा और न्यायमूर्ति के.बी. विश्वनाथन ने सहमतिपूर्ण राय दी। हरीश राणा का मामला भारत में न्यायालय द्वारा स्वीकृत निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का पहला मामला है। हरीश राणा की 24 मार्च 2026 को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स अस्पताल में मृत्यु हो गई, जहां जीवन रक्षक चिकित्सा हटाए जाने के बाद उन्हें उपसामक देखभाल दी जा रही थी। राणा वर्ष 2013 से पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी पीवीएस में थे। जब चौथी मंजिल से गिरने के बाद उनके सिर में गंभीर चोटें आई थी, उस समय वह इंजीनियरिंग के छात्र थे। हरीश राणा दुर्घटना के बाद लगभग 13 वर्षों तक ऐसी अवस्था में रहे जिनके पास न तो चेतना थी, न ही संवाद की क्षमता, न ही अपनी आवश्यकताओं को प्रकट करने का सामर्थ्य था। न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या चिकित्सकीय रूप से दी जा रही पोषण एवं जल आपूर्ति अर्थात चिकित्सकीय सहायता, पोषण और जल योजन को चिकित्सकीय उपचार माना जाए? यदि हाँ, तो क्या रोगी के सर्वोत्तम हित में इसे रोका जा सकता है? मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार हरीश राणा लगभग 20 वर्ष की आयु में पंजाब विश्वविद्यालय में बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे।
और 20 अगस्त 2013 को शाम 6 बजे वे अपने पेइंग गेस्ट की आवास की चौथी मंजिल से गिर गए। इस दुर्घटना में उन्हें गंभीर मस्तिष्क चोट लगी, जिसे डिफ्यूज एक्सोनोलर इंजरी कहा गया। प्रारंभ में उनके स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, किंतु उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए शीघ्र ही उन्हें स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ यानी चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती कराया गया। बाद के वर्षों में उन्हें सिर की चोट, दौरे, निमोनिया और बेडसोर जैसी गंभीर जटिलताओं के कारण बार-बार अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अंततः नाक के मार्ग से भोजन देने वाले ट्यूब के स्थान पर पीआईजी ट्यूब लगाई गई, जिसके द्वारा उन्हें दीर्घकाल से भोजन और पानी दिया जा रहा था। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत चिकित्सकीय दस्तावेजों में यह सिद्ध हुआ कि हरीश राणा अपने आसपास की दुनिया के प्रति कोई जागरूकता नहीं रखते थे। वे न भूख व्यक्त कर सकते थे, न दर्द, न असुविधा, न ही वे स्पर्श, आवाज, शब्द या पीड़ा के प्रति उद्देश्यपूर्ण प्रतिक्रिया देते थे। यह मामला पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष गया था। वहां याचिका का मुख्य उद्देश्य यह था कि कॉमन कॉज निर्णय में निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार चिकित्सा बोर्डों से इस प्रश्न पर राय ली जाए कि क्या पीआईजी ट्यूब के माध्यम से दिया जा रहा पोषण और जल योजन हटाया जा सकता है। किंतु उच्च न्यायालय ने 2 जुलाई 2024 को अपने आदेश में यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि रोगी मशीनों पर जीवित नहीं रखा गया है, वह किसी अतिरिक्त यांत्रिक सहायता के बिना स्वयं सांस ले रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति न्यायिक हस्तक्षेप की मांग नहीं करती। इस आदेश से असंतुष्ट होकर हरीश राणा के माता पिता सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे और बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 8 नवंबर 2024 के आदेश में पक्षों के बीच इस प्रकार की व्यवस्था की कि याचिकाकर्ता को आवश्यक उपचार, जिसमें घर पर देखभाल भी शामिल थी, और प्रतिवादियों के खर्चे पर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही यह भी स्वतंत्रता दी गई कि यदि भविष्य में आगे किसी निर्देश की आवश्यकता पड़े तो पुनः न्यायालय से संपर्क किया जा सकता है। इसी स्वतंत्रता के आधार पर वर्तमान आवेदन दायर किया गया था, क्योंकि परिवार का कहना था कि रोगी की स्थिति उसके गरिमामय जीवन के अधिकार का निरंतर उल्लंघन कर रही है। आवेदन में दो मुख्य प्रार्थनाएं थीं। पहले कि एक प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड गठित किया जाए और दूसरी पीआईजी ट्यूब के माध्यम से दिया जा रहा चिकित्सीय पोषण और जल योजन चिकित्सीय उपचार घोषित किया जाए। इस मामले में निर्णय किन नियमों और प्रावधानों के अंतर्गत लिया गया, यह समझना अत्यंत आवश्यक है। सर्वप्रथम, संविधान के अनुच्छेद 21 इस निर्णय का केंद्रीय संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। इसी वंचित वैधानिक न्यायशास्त्र के आधार पर कॉमन काज 2018 में यह कहा गया था कि सम्मान पूर्वक मृत्यु का अधिकार अनुच्छेद 21 का एक अंग है। दूसरा महत्वपूर्ण कानूनी आधार कॉमन काज बनाम भारत संघ 2018 का संविधान पीठ निर्णय था। उस निर्णय में 5 न्यायाधीश संविधान पीठ ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को सीमित परिस्थितियों में विधि सम्मत माना था और अग्रिम चिकित्सीय निर्देश, जिसे सामान्य भाषा में लिविंग विल कहा जाता है, उसको भी वैधता स्वीकार इसकी भी वैधता को स्वीकार कर लिया गया था। तीसरा महत्वपूर्ण नियम वह प्रक्रियात्मक ढांचा था जो कॉमन काज दिशा निर्देशों में निर्धारित किया गया। इसके अनुसार जब किसी रोगी के संबंध में प्रश्न उठे कि जीवन रक्षक उपचार को जारी रखा जाए या नहीं, तो सबसे पहले एक प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड गठित किया जाना चाहिए। उसके बाद द्वितीयक चिकित्सा बोर्ड स्वतंत्र रूप से रोगी की स्थिति का परीक्षण करे। यदि इन बोर्डों की राय सहमत हो तो उपचार को हटाने या रोकने की अनुशंसा हो तो प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। 26 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर एक कॉमन काज दिशा निर्देशों के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड गठित किए गए। बोर्ड ने अंत में स्पष्ट किया कि इस अवस्था से उसके ठीक होने की संभावना बिल्कुल नगण्य है। इसके बाद 11 दिसंबर को न्यायालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली यानी एम्स को एक द्वितीयक चिकित्सा बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया। इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में हरीश राणा को गंभीर आघातजन्य मस्तिष्क क्षति के परिणाम स्वरूप अपरिवर्तनीय और गैर प्रगतिशील मस्तिष्कीय हानि हुई है और उसके जीवित रहने के लिए चिकित्सीय सहायतित पोषण एवं जल योजन आवश्यक तो है, किंतु इससे उसकी मूल मस्तिष्कीय स्थिति में कोई सुधार संभव नहीं है। इस प्रकार न्यायालय ने गरिमा, आत्मनिर्णय और व्यक्तिगत स्वायत्तता और निजता को इस मामले में विचार प्रक्रिया केंद्र में रखा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क योजना 2025 स्वीकृत। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने 23 मार्च को उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना 2025 के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। बिजनेस पार्कों में वैश्विक निगमों हेतु कार्यालय, अनुसंधान एवं विकास केंद्र, वैश्विक क्षमता केंद्रों और संचालन केंद्रों की स्थापना के लिए संचालन हेतु तैयार, रेडी टू ऑपरेट एवं प्लग एंड प्ले सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जो सेवा तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तीव्र विस्तार को प्रोत्साहित करेंगी। ये बिजनेस पार्क नवाचार आधारित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करेंगे जो नॉलेज बेस्ड उद्योगों को आकर्षित करेंगे और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देंगे, अनुसंधान क्षमताओं में वृद्धि करेंगे तथा उद्यमिता को प्रोत्साहित करेंगे। अवस्थापना वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी एवं दक्षता को प्रोत्साहित करने हेतु इस योजना को डिजाइन, निर्माण, वित्त संचालन एवं हस्तांतरण मॉडल के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाएगा।
प्रत्येक बिजनेस पार्क 45 वर्षों की रियायत अनुबंध अवधि पर विकसित किया जाएगा, जिसे अतिरिक्त 45 वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकता है। विकसित की गई संपत्तियां उत्तर प्रदेश सरकार को वापस हस्तांतरित हो जाएंगी। प्रत्येक पार्क के क्रियान्वयन में चरणबद्ध व्यवस्था दी गई। 10 एकड़ तक की परियोजना एक चरण में विकसित की जाएगी और 10 से 15 एकड़ तक की परियोजना दो चरणों में विकसित की जाएगी और 15 एकड़ से अधिक की परियोजनाओं को व्यवहार्यता के आधार पर 3 या अधिक चरणों में विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की वे सरकारी एजेंसियां जिनके पास भूमि है, इस योजना को अपनाकर बिजनेस पार्क के विकास की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगी। इसके बाद है ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण का शुभारंभ। संस्कृति मंत्रालय ने 16 मार्च 2026 को ज्ञान भारतम पहल के अंतर्गत ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य देश भर में स्थित पांडुलिपियों की पहचान करना और उनका दस्तावेजीकरण करना है। ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण का लक्ष्य पूरे भारत में पांडुलिपियों की उपस्थिति का मानचित्रण करना तथा उनके व्यवस्थित संरक्षण, अनुसंधान एवं डिजिटलीकरण की आधारशिला रखना है। ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के माध्यम से संस्कृति मंत्रालय का उद्देश्य जिलों एवं राज्यों में पांडुलिपि भंडारों की एक जियो टैग्ड राष्ट्रीय सूची तैयार करना है। पांडुलिपि को आधिकारिक रूप से कम 75 वर्ष पुरानी हस्तलिखित रचना माना गया है, जो ताड़पत्र, भोजपत्र या कपड़े या कागज या धातु जैसी सामग्रियों पर हो सकती हैं। यह प्रयास एक राष्ट्रीय पांडुलिपि उपस्थित मानचित्र के निर्माण में सहायक होगा, जिससे व्यवस्थित सूचीकरण, संरक्षण की योजना तथा दीर्घकालिक अनुसंधान संभव हो सकेगा। मिशन के अंतर्गत नियुक्त अधिकृत सर्वेक्षक तथा पांडुलिपियों के संरक्षक जैसे परिवार, विद्वान, मंदिर तथा साथ ही वे व्यक्ति जिन्हें अपने समुदाय में पांडुलिपि संग्रह की जानकारी है, पांडुलिपियों के संबंध में सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं। और ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण 4 स्तरीय ढांचे के माध्यम से संचालित किया जाएगा। पहले चरण में डिजिटल मंच पर प्रस्तुत सूचनाओं के माध्यम से पांडुलिपियों और उनके स्थान की पहचान पर केंद्रित है, जिसे एक राष्ट्रीय पांडुलिपि उपस्थिति मानचित्रण का निर्माण होगा। दूसरे चरण में विशेषज्ञों और राज्य प्राधिकरणों द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा। तीसरे चरण में विस्तृत सूचीकरण और मेटा डाटा निर्माण शामिल होगा, जैसे भाषा और लिपि विषय की पहचान। और अंतिम चरण में पांडुलिपियों के संरक्षण संबंधी समर्थन और उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटलीकरण पर केंद्रित है, ताकि दीर्घकालिक संरक्षण और अनुसंधान संभव हो सके। यह पहल ज्ञान भारतम पहल का एक प्रमुख स्तंभ है, जो भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसार के उद्देश्य से बनाया गया एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का एकीकरण किया जा रहा है। वित्त मंत्री 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई थी, जो भारत की बौद्धिक विरासत की संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर सिद्ध होता है। इसके प्रभावी संचालन को सुदृढ़ करने के लिए अस्थायी वित्त समिति ने 2025 से 2031 की अवधि हेतु 491.66 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। उसके बाद है जल जीवन मिशन 2.0। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च 2026 को जल जीवन मिशन यानी JJM 2.0 को मंजूरी प्रदान की। इसका उद्देश्य जल जीवन मिशन को केवल अवसंरचना निर्माण तक सीमित रखने के बजाय सेवा आधारित मॉडल में परिवर्तित करना है। इस नई व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मजबूत संस्थागत ढांचे और बेहतर जल प्रबंधन तंत्र को आधार बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल ने इस पुनर्गठन के लिए कुल व्यय को बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी, जिसमें केंद्र सरकार का योगदान 3.59 लाख करोड़ रुपया होगा। यह राशि 2019-20 में केंद्र द्वारा दिए जाने वाले स्वीकृत 2.08 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, यानी इसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता शामिल की गई है। इस दिशा में सुजलम भारत नाम से एक एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत हर गांव को एक विशिष्ट सुजल गांव सेवा क्षेत्र आईडी आवंटित की जा रही है, जिसे जल स्रोत से लेकर घर के नल तक पूरी आपूर्ति प्रणाली का डिजिटल मानचित्र तैयार किया जा सके। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए जल अर्पण पहल के माध्यम से ग्राम पंचायतों एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ग्राम पंचायतें तभी परियोजनाओं के पूर्ण होने का प्रमाण देंगी, जब राज्य सरकार द्वारा संचालन एवं रख रखाव की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित कर दी। इसके बाद ही ग्राम पंचायत को हर घर जल घोषित किया जाएगा। सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए जल उत्सव को वार्षिक कार्यक्रम के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय परंपराओं के साथ जल संरक्षण और रख रखाव की सामूहिक जिम्मेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। JJM 2.0 के तहत लक्ष्य है कि दिसंबर 2028 तक सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए।
ताकि सभी ग्राम पंचायतों में हर घर जल का प्रमाणन प्राप्त हो। जल जीवन मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को की गई थी, जिसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के माध्यम से जल आपूर्ति यानी फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन उपलब्ध कराना था। इसके अंतर्गत सेवा स्तर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तय किया गया था। उसके बाद है भारत की आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति प्रहार। गृह मंत्रालय ने 23 फरवरी 2026 को भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति प्रहार को सार्वजनिक किया। गृह मंत्रालय ने यह पहली व्यापक आतंकवाद रोधी नीति प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य सीमा पार आतंकवाद, ड्रोन आधारित हमले, साइबर सक्षम खतरे और संगठित आपराधिक नेटवर्क जैसे जटिल एवं विकसित हो रहे सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक संरचित संरचित राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करना है। इसमें सरकार के आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता दृष्टिकोण को अपनाया गया है या दोहराया गया है। भारत का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि आतंकवाद को किसी धर्म, जातीयता या राष्ट्रीयता से नहीं जोड़ा जा सकता। सीमा पार आतंकवाद एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जहां चरमपंथी समूह उनके नेटवर्क हमले करने का प्रयास करते रहते हैं। जैसे अल कायदा, आईएसआईएस भारत में स्लीपर सेल सक्रिय करने और हिंसा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। साइबर हमले जैसे रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु विस्फोट और डिजिटल खतरे और रोबोटिक्स का दुरुपयोग भी गंभीर चिंताओं के रूप में सामने आए हैं। रणनीति के तहत सबसे प्रमुख तत्व रोकथाम है, जिसमें खुफिया जानकारी आधारित कार्रवाई पर जोर दिया जा रहा है। मल्टी एजेंसी सेंटर और ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस के माध्यम से रियल टाइम सूचना साझा कर आतंकवादी गतिविधियों को रोका जाता है। प्रतिक्रिया तंत्र में स्थानीय पुलिस को प्रथम प्रतिक्रिया देने वाला एजेंसी माना गया है, जिसे राज्य और केंद्रीय आतंकवाद रोधी बलों का समर्थन प्राप्त होता है। आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी और राज्य पुलिस द्वारा की जाती है। अब हम लोग प्रहार को देखते हैं, तो प्रहार शब्द का अर्थ आक्रमण या प्रहार है। यह भारत की आतंकवाद रोधी रणनीति के 7 प्रमुख स्तंभों को दर्शाता है। भारतीय नागरिकों और हितों की सुरक्षा के लिए आतंकवादी हमलों की रोकथाम, खतरे के अनुरूप त्वरित और अनुपातिक प्रतिक्रिया, संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण के तहत आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, खतरों के निवारण हेतु मानवाधिकारों और विधि के शासन पर आधारित प्रक्रियाएं, कट्टरपंथ सहित आतंकवाद को सक्षम बनाने वाली परिस्थितियों का शमन, आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के साथ समन्वय और उन्हें दिशा देना, संपूर्ण समाज दृष्टिकोण के माध्यम से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन। नेक्स्ट है ईसीआई और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026। भारत निर्वाचन आयोग ने 24 फरवरी 2026 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में ईसीआई और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की। इस अवसर पर निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी भी उपस्थित थे। सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त गणेश कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच उनके संवैधानिक अधिकारों के तहत संस्थागत समन्वय को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। इस दौरान राष्ट्रीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया और यह संकल्प लिया गया कि शुद्ध और त्रुटि रहित मतदाता सूचियों की तैयारी लोकतंत्र की आधारशिला है। और सम्मेलन के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की नई प्रकाशन कृति लोकतंत्रों का संगम का विमोचन किया गया। के बाद है प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना पीड़ितों के अस्पताल में भर्ती एवं सुनिश्चित उपचार यानी पीएम राहत योजना। भारत में सड़क दुर्घटना एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। सरकार के अनुसार सड़क दुर्घटना के बाद शुरुआती 1 घंटा यानी गोल्डन आवर जीवन बचाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि पीड़ित को इसी अवधि में अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो ऐसी लगभग 50% मौतें रोकी जा सकती हैं। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने पीएम राहत योजना लागू की है और इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 13 फरवरी 2026 को किया गया और इसे 19 फरवरी 2026 को जारी अधिसूचना के माध्यम से प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना पीड़ितों के अस्पताल में भर्ती एवं सुनिश्चित उपचार पीएम राहत योजना नाम दिया गया। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 और धारा 215(4) के अंतर्गत प्राप्त वैधानिक निकायों के अनुसार इस योजना को 5 मई 2025 को अधिसूचित किया गया था। इसके अतिरिक्त योजना की कार्यप्रवाह, विभिन्न हितधारकों, भूमिकाओं और जिम्मेदारी तथा इसके क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश 4 जून 2025 को जारी किए गए। इसके अंतर्गत प्रत्येक पीड़ित को अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का उपचार कवर प्रदान किया जाएगा, जो दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि तक लागू होगा और यह सभी प्रकार की सड़कों पर लागू होगा। यह कवर मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न सड़क दुर्घटनाओं के सभी पीड़ितों के लिए उपलब्ध होगा। प्रत्येक सड़क दुर्घटना पीड़ित को नामित अस्पतालों में स्थिरीकरण उपचार प्रदान किया जाएगा, जैसे गैर जीवन घातक मामलों में अधिकतम 24 घंटे तक
जीवन घातक मामलों में अधिकतम 48 घंटे तक। और इस योजना को दो मौजूदा प्लेटफॉर्मों के एकीकरण के माध्यम से सफलतापूर्वक लागू किया गया है। पहला है ईडार, यानी इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, जिसका उपयोग पुलिस द्वारा दुर्घटना रिपोर्टिंग हेतु किया जाता है। और दूसरा है टीएमएस 2.0, यानी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका उपयोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए द्वारा अस्पतालों में उपचार, दावा प्रस्तुत करने और भुगतान प्रसंस्करण हेतु किया जाता है। यह योजना 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली से एकीकृत है, जिसके माध्यम से पीड़ित या सद्भावना से सहायता करने वाला व्यक्ति निकटतम नामित अस्पताल की जानकारी प्राप्त कर सकता है और एम्बुलेंस का अनुरोध कर सकता है या दोनों सेवाएं प्राप्त कर सकता है। उसके बाद है राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक 2025-26। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक 2025-26 की पहली वार्षिक रिपोर्ट जारी की। यह एक उपग्रह आधारित पहल है और यह रिपोर्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसंधान संगठन इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र के समन्वय से तैयार की गई है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे किए गए पादप रोपण और हरित आवरण का वैज्ञानिक, मात्रात्मक और तुलनात्मक आकलन है। एनएचजीसीआई एक ऐसा सूचकांक है जो राष्ट्रीय राजमार्गों के राइट वे के भीतर हरित आवरण वाले क्षेत्रों के अनुपात को प्रतिशत के रूप में बताता है। यह मापन 1 किलोमीटर के स्तर पर किया जाता है, इसलिए किसी लंबे राजमार्ग के छोटे छोटे खंडों में देखकर यह समझा जा सकता है किस हिस्से में हरियाली अच्छी है और किस हिस्से में अतिरिक्त हस्तक्षेप की जरूरत है। यह आकलन उच्च रेजोल्यूशन उपग्रह सेंसरों द्वारा दर्ज क्लोरोफिल के आधार पर तैयार किया जाता है, जिससे राजमार्ग के दोनों ओर वनस्पति की अपेक्षाकृत वस्तुनिष्ठ आकलन संभव होता है। पहले मूल्यांकन चक्र में जुलाई-दिसंबर 2024 की अवधि के दौरान 24 राज्यों में लगभग 30,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को कवर किया गया। 2023 की शुरुआत में एनएचएआई और एनआरएससी ने सैटेलाइट आधारित हरित आवरण सूचकांक पद्धति का पायलट परीक्षण राजस्थान और पंजाब में 100-100 किलोमीटर के हिस्सों तथा ओडिशा में 50 किलोमीटर के हिस्से पर किया। प्राथमिक डाटा सैटेलाइट इमेज से लिया जाता है। सटीकता बढ़ाने के लिए एनडीबीआई के मान को कार्टोसेट 2S मर्ज्ड ज्यादा स्पष्ट इमेज से मिलाकर देखा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार असम में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे सबसे ज्यादा हरियाली पाई गई। नेक्स्ट है एआई आधारित भारत विस्तार योजना। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 फरवरी 2026 को जयपुर राजस्थान में भारत विस्तार योजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने किसान केंद्रित एआई हैकथॉन और एग्री कोर्स एआई स्ट्रेटजी रोड मैप का भी अनावरण किया। भारतीय कृषि और किसान भाई बहनों को स्मार्ट बनाने के लिए विकसित यह एआई आधारित प्लेटफॉर्म किसानों को मौसम, बाजार भाव, कीट रोग, मिट्टी, फसल सलाह और सरकारी योजनाओं की एक जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराएगा। यह सुविधा फोन कॉल, चैटबॉट या बाद में ऐप के माध्यम से मिलेगी। प्रथम चरण में यह सुविधा हिंदी और अंग्रेजी में शुरू होगी और महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात सहित कई राज्यों के लाखों किसानों तक पहुंचेगी। भारत विस्तार चरण 1 का राष्ट्रीय शुभारंभ। तो भारत विस्तार किसानों के लिए एक सिंगल डिजिटल गेटवे है। यह एआई संचालित एकीकृत डिजिटल प्रणाली है जो किसानों को उनकी भाषा में मोबाइल या साधारण फोन कॉल के माध्यम से योजनाओं, मौसम के पूर्वानुमान, बाजार की कीमतों, फसल सलाह और शिकायत निवारण सेवाओं की जानकारी प्रदान करती है। इस योजना के तहत किसान पहचान पत्र भी बनाया जा रहा है, जिसमें किसानों से जुड़ी सारी जानकारी होंगी। वर्तमान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी कुछ योजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। भविष्य में किसानों के लिए सभी योजनाओं की जानकारी इसके माध्यम से उपलब्ध होंगी। भारत विस्तार डिजिटल कृषि विशेषज्ञ के रूप में 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। इसके दो मुख्य माध्यम हैं। पहला है भारत विस्तार चैटबॉट, इन टेक्स्ट लिखकर इन टेक्स्ट आधारित बातचीत के लिए। और दूसरा है एआई सहायक भारती। यह एक बोलने वाला एआई असिस्टेंट है जो सरल भाषा में किसानों के सवालों को जवाब दे सकता है। किसान भारती तक 3 आसान तरीकों से पहुंच सकते हैं: गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मोबाइल ऐप, फोन कॉल, वेब पोर्टल और चैटबॉट के माध्यम से। वेब इंटरफेस लिंक के माध्यम से जो कृषि मंत्रालय की वेबसाइट और पीएम किसान जैसे लोकप्रिय ऐप पर उपलब्ध रहेगा। 15 52 61 पर कॉल करके साधारण फोन से भी ये सुविधा प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत द्वारा आयोजित एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन था, जिसका उद्देश्य एआई को केवल तकनीकी चर्चा का विषय न रखकर उसे जन कल्याण, समावेशी विकास, उत्तरदायी शासन और बहुभाषी पहुंच और वैश्विक सहयोग से जोड़ना था।
इसका आयोजन 16 से 21 फरवरी 2026 तक किया गया था। पहले यह 16 से 20 फरवरी तक निर्धारित था, बाद में बढ़ाकर 21 फरवरी तक कर दिया गया, जिसमें मुख्य लीडर्स समिट 19 से 20 फरवरी 2026 के मध्य आयोजित हुई। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हुआ और प्रौद्योगिकी मत प्रदर्शनी 16 से 21 फरवरी 2026 तक चली और इसका आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। इसे इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया। यह भारत में आयोजित होने वाला पहला प्रमुख वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन था, जिससे विकास पर आधारित एआई एजेंडा को वैश्विक पहचान मिली। इसका विषय था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। समिट का फोकस उत्तरदायी एआई, समावेशी एआई और मानव केंद्रित एआई और सार्वजनिक हित हेतु एआई पर था। दुनिया में जो एआई शिखर सम्मेलन हुए, उन्हें देखने से पता चलता है कि समय के साथ उनका फोकस बदलता गया है। पहला हुआ ब्लेचली पार्क यूके में 2023 में एआई के खतरे और उसकी सुरक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। सियोल में 2024 में नैतिकता एवं समावेश के साथ एआई सुरक्षा से जुड़े कुछ मुद्दे प्रमुख रहे। पेरिस में 2025 में ध्यान सुरक्षा से हटकर आर्थिक प्रतिस्पर्धा पर आने लगा और भारत में 2026 में निवेश, ज्यादा लोगों की भागीदारी और एआई के व्यवहारिक उपयोग पर अधिक जोर दिया गया। शिखर सम्मेलन के आधिकारिक लोगों को सितंबर 2025 में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनावरण किया गया था। आधिकारिक लोगों की पहचान अशोक चक्र है, जो नैतिक शासन, न्याय, संवैधानिक मूल्यों का प्रतीक है तथा भारत की डिजिटल और तकनीकी यात्रा का मार्गदर्शन करते हैं। इस केंद्र से न्यूरल नेटवर्क की किरणें बाहर की ओर फैलती हैं, जो भाषाओं, उद्योगों और भौगोलिक क्षेत्र में एआई के परिवर्तनकारी प्रभाव का प्रतीक है। समिट का सबसे बड़ा बहुपक्षीय परिणाम नई दिल्ली घोषणा पत्र रहा। भारत ने इस शिखर सम्मेलन को 3 बुनियादी स्तंभों के आधार पर प्रस्तुत किया। इसे 3 सूत्र कहा गया है। पहला है जन यानी पीपल, समावेशी पहुंच और नागरिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। दूसरा है पृथ्वी यानी प्लेनेट, सतत और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी एआई को बढ़ावा देना। और तीसरा है प्रगति यानी प्रोग्रेस, आर्थिक विकास और शासन दक्षता को तेज करना। 3 सूत्रों पर आधारित एआई इम्पैक्ट समिट में होने वाले विचार विमर्श इन 7 चक्रों में संरचित है। इसमें पहला है सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेशन, मानव पूंजी, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई, आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए एआई, एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण, विज्ञान और लचीलापन, नवाचार और दक्षता। एआई समिट एआई इम्पैक्ट पर नई दिल्ली घोषणा 19 फरवरी 2026 को अंगीकृत की गई और 21 फरवरी तक 91 देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा इसका समर्थन किया गया। इसने समावेशी और सुरक्षित एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए लोकतांत्रिक एआई प्रसार हेतु चार्टर, ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉमन्स और ट्रस्टेड एआई कॉमन्स जैसे प्रमुख तंत्रों की शुरुआत की। इसके अंतर्गत विज्ञान संस्थानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एआई नेटवर्क यानी एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म तथा एआई कार्यबल के विकास हेतु रूपरेखाएं भी स्थापित की गई। समिट में लगभग 250 अरब डॉलर की अवसंरचना प्रतिबद्धताओं और 20 अरब डॉलर के डीप टेक वित्त पोषण की घोषणा की गई। गूगल ने अडानी और एयरटेल के साथ मिलकर विशाखापत्तनम में 15 अरब अमेरिकी डॉलर के एआई हब बनाने की घोषणा की। भारत औपचारिक रूप से अमेरिकी नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल हुआ, जिससे कि सेमीकंडक्टर और उन्नत कंप्यूटिंग आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित किया जा सके। विनियामक सहयोग और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास, कंप्यूटर तक पहुंच, बेहतर पहुंच और डाटा सेंटर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत अमेरिका एआई अवसर साझेदारी पर एक संयुक्त वक्तव्य भी हस्ताक्षर किए गए। शिखर सम्मेलन में सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन, डारियो अमदोई, डेमिस हसाबिस और ब्रैड स्मिथ जैसे वैश्विक नेतृत्वकर्ताओं ने भी भाग लिया। इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भाग लिया, जो मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता को दर्शाता है। अब हम देखते हैं भारत की मानव केंद्रित दृष्टि, प्रधानमंत्री का मानव फ्रेमवर्क। मानव के फुल फॉर्म के बारे में हम जाने तो एम से मोरल एंड एथिकल सिस्टम्स यानी नैतिक आधार, पारदर्शिता और मानव निगरानी। ए से अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी जवाबदेह शासन, स्पष्ट नियम, मजबूत निगरानी। एन से नेशनल सोवरेनिटी राष्ट्रीय संप्रभुता, डाटा डिजिटल अवसंरचना में संप्रभुता। और ए से एसेसेबल एंड इंक्लूसिव, एआई मोनोपोली नहीं मल्टीप्लायर बने। और बी से वैलिड एंड लेजिटिमेट सिस्टम्स यानी वैध और वैधानिक प्रणालियां। समिट के दौरान भारत ने एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज कैंपेन में 24 घंटे में सर्वाधिक प्रतिज्ञाओं का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। समिट के दौरान नीलिट और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच एमओयू के तहत अमरावती में भारत के पहले समर्पित क्वांटम एवं एआई विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ।
उसके बाद हम देखते हैं सर्वम एआई। तो यह भारत एआई मिशन के नवाचार केंद्र के अंतर्गत चुनी गई 12 संस्थाओं में से एक है, जिसे स्वदेशी फाउंडेशनल मॉडल्स विकसित करने के लिए 246.72 करोड़ रुपए के वित्तीय समर्थन के साथ चयनित किया गया है। सर्वम एआई के मॉडल में शामिल हैं बुलबुल, सारस, विजन। नेक्स्ट है इनाया वॉइस ओएस। जेमिनाई जेमिनाई डॉट एआई द्वारा सबमिट इनाया वॉइस ओएस पेश किया गया। यह आवाज पर आधारित वॉइस फर्स्ट एआई मॉडल है जो कई भाषाओं में बोलने और सुनने में सक्षम है। सबमिट में बोध यानी भारत ऑपरेशनल डिजाइन और होस्टिंग एंड शाही यानी सोवरिजन एआई हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर पहले शुरू की गई। उसके बाद है कुमार भास्कर बर्मा सेतु। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 फरवरी 2026 को असम का दौरा किया और अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने लचित घाट गुवाहाटी में 5450 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण तथा हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। वे डिब्रूगढ़ में मोरान बाईपास पर बनी आपातकालीन लैंडिंग फैसिलिटी पर गए। वहां उन्होंने लड़ाकू विमान, परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर का हवाई प्रदर्शन देखा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ब्रह्मपुत्र पर बने कुमार भास्कर बर्मा सेतु का भी उद्घाटन किया। कुमार भास्कर बर्मा सेतु लगभग 3030 करोड़ रुपए की लागत से बना है। यह 6 लेन ट्राइडोज्ड है, यानी प्री स्ट्रेट कंक्रीट तकनीक का है और गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ता है। यह पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्स्ट्रा डोज्ड पुल है। 1.24 किलोमीटर की इस एक्स्ट्रा डोज पुल की चौड़ाई 33 मीटर है। इसके साथ जुड़े फ्लाईओवर की लंबाई 2.86 किलोमीटर तथा पहुंच सड़कों की लंबाई 3.65 किलोमीटर है। इस पुल के चालू होने से गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी माफ करिएगा, इस पुल के चालू होने से गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी के बीच यात्रा समय लगभग घटकर 7 मिनट हो गया है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने अमीन गांव कामरूप जिला में पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय डाटा केंद्र का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रबंधन संस्थान गुवाहाटी का भी उद्घाटन किया, जिससे पूर्वोत्तर में उच्च शिक्षा और प्रबंधन शिक्षा को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग फैसिलिटी का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा जारी। तो विद्युत मंत्रालय ने राष्ट्रीय विद्युत नीति यानी एनईपी 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श यानी पब्लिक कंसल्टेशन के लिए जारी किया, जिसकी परामर्श अवधि की अंतिम तिथि 19 मार्च 2026 तक थी। यह नीति अंतिम रूप से अधिसूचित होने पर 2005 की राष्ट्रीय विद्युत नीति का स्थान लेगी। राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के मसौदे में महत्वाकांक्षी और जरूरी लक्ष्य रखे गए हैं। जैसे वर्ष 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2000 किलोवाट पर आवर करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार 2047 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत 4000 किलोवाट पर आवर से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है। यह नीति भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं से जुड़ी है। इसके अंतर्गत 2030 तक वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में उत्सर्जन तीव्रता में 45% कमी और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य भी शामिल हैं। उसके बाद है बायो फार्मा शक्ति पहल। तो केंद्रीय बजट 2026-27 में बायो फार्मा शक्ति पहल का प्रस्ताव किया गया, जिसके तहत 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। यह पहल भारत को वैश्विक बायोफार्मा उद्योग में अग्रणी बनाने तथा वैश्विक बायोफार्मास्यूटिकल बाजार में 5% हिस्सेदारी हासिल करने के लक्ष्य के अनुरूप है। पिछले कुछ वर्षों में शुरू किए गए राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन और अन्य योजनाएं भी इस उद्देश्य की दिशा में कार्य कर रही हैं। बजट भाषण के अनुसार बायोफार्मा शक्ति का पूर्ण रूप है स्वास्थ्य उन्नयन हेतु ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार आधारित रणनीति। बायोफार्मा शक्ति का मुख्य उद्देश्य जैव औषधियां, बायोसिमिलर के उत्पादन से लेकर बाजार तक भारत के पूरे तंत्र को मजबूत करना है। इससे देश में ही महंगी बायो दवाओं का निर्माण, आयात पर निर्भरता में कमी और वैश्विक बायोफार्मा बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अंतर्गत बायोफार्मा से जुड़े संस्थानों का विस्तार किया जाएगा, जिसके तहत 3 नए NIPER राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाएंगे और मौजूदा सात सात मौजूदा निपर्स को उन्नत किया जाएगा। इसके तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO में विशेषज्ञ वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद है राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन यानी NBM इनोवेट इंडिया आई थ्री का शुभारंभ 2017 में किया गया। कुल लागत 1500 करोड़ है। राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन ने नए बायोटेक उद्यमी सामने आए हैं जो वैज्ञानिक शोध को सस्ती और उपयोगी स्वास्थ्य सेवाओं में बदल रहे हैं। इसका एक उदाहरण है अर्जुन अरुणाचलम। उनकी बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी बॉक्सवेल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में पहली बार स्वदेशी MRI मशीन बनाई है। और इसी तरह चेन्नई की कंपनी लिविम लाइफटेक प्राइवेट लिमिटेड के जतिन विमल ने टाइप 2 मधुमेह के इलाज के लिए लिराग्लुटाइड की भारत की पहली बायोसिमिलर दवाई बनाई है।
नेक्स्ट है प्लास्ट इंडिया 2026। 5 से 10 फरवरी 2026 के मध्य अग्रणी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में एक प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने 9 फरवरी 2026 को आयोजन में भाग लिया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्लास्टिक उद्योग स्थिति रिपोर्ट 2025 का विमोचन किया तथा स्टार्टअप एवं सर्च इनिशिएटिव के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। यह पहल प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन द्वारा आईआईएम कलकत्ता इनोवेशन पार्क के सहयोग से विकसित की गई है। प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा सूक्ष्म और लघु मध्यम मंत्रालय के सहयोग से किया गया। प्लास्ट इंडिया 2026 को शून्य अपशिष्ट प्रदर्शनी के रूप में आयोजित किया गया। इसका अर्थ यह है कि आयोजन में जो भी ठोस कचरा निकला उसे अलग अलग करके रखा गया। प्लास्ट इंडिया 2026 को 5 रणनीतिक स्तंभों पर आधारित किया गया है: व्यापार, प्रौद्योगिकी, प्रतिभा, परंपरा और पर्यटन। प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी। नेक्स्ट है पीएम मित्र पार्क। तो 3 फरवरी 2026 को वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा द्वारा लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में पीएम मित्र पार्क से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। वस्त्र मंत्रालय ने भारतीय वस्त्र उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए पीएम मित्र पार्क योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य संचालन के पैमाने को सक्षम बनाना, पूरी मूल्य श्रृंखला को एक ही स्थान पर स्थापित करके लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना तथा निर्यात क्षमता को बढ़ाना है। पीएम मित्र पार्क राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। इसके लिए राज्य के पास न्यूनतम 1000 एकड़ की सतत एवं विवाद या बाधा रहित भूमि होना आवश्यक है। राज्य सरकार इस भूमि को स्पेशल पर्पज व्हीकल को नाम मात्र मूल्य पर हस्तांतरित करती है ताकि भूमि परिसंपत्ति का उपयोग निवेश आकर्षित करने और पार्क के विकास या रख रखाव में किया जा सके। राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि औद्योगिक भूमि उपयोग की अनुमति उपलब्ध हो, कुल क्षेत्र के 10% भाग में वाणिज्यिक भूमि उपयोग की अनुमति दी जा सके और पर्यावरणीय स्वीकृतियों के लिए आवश्यक समर्थन उपलब्ध हो। ग्रीनफील्ड पार्कों के लिए अलग अलग एसपीवी बनाए गए हैं जिनमें राज्य सरकार की 51% और केंद्र सरकार की 49% हिस्सेदारी है। ब्राउनफील्ड पार्कों में मौजूद नामित राज्य कार्यान्वयन व्यवस्था लागू रहती है और वस्त्र मंत्रालय समय समय पर परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है। मंत्रालय एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी नियुक्त करता है जो तकनीकी समर्थन और क्रियान्वयन सहायता प्रदान करती है। सरकार ने पीएम मित्र पार्क 7 स्थलों पर स्थापित करने को अंतिम रूप दिया है, यानी कि तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। इन पार्कों के लिए 4445 करोड़ रुपए का परिव्यय 7 वर्ष की अवधि के लिए वर्ष 2027-28 तक निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है एक जनपद एक व्यंजन योजना एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन का शुभारंभ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 24 जनवरी 2026 को राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आयोजित उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन का शुभारंभ एक जनपद एक व्यंजन योजना को लॉन्च किया। कार्यक्रम में 5 विभूतियों भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, अलख पांडे, रश्मि आर्य और डॉक्टर हरिओम पवार एंड डॉक्टर सुधांशु सिंह को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 जनपद जौनपुर, आजमगढ़, हरदोई, अंबेडकर नगर, झांसी के जिलाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। वर्ष 2017 में सरकार की घोषणा पत्र में एक जनपद एक उत्पाद योजना की परिकल्पना को सम्मिलित किया गया था। उत्तर प्रदेश की अत्यंत सफल एक जनपद एक उत्पाद योजना की तर्ज पर एक जनपद एक व्यंजन यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूसिन योजना तैयार की गई जिसका उद्देश्य प्रदेश की समृद्धि एवं विविध खान पान परंपरा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद के अपने पारंपरिक और विशिष्ट व्यंजन हैं जिन्हें ओडीओसी योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा, जैसे मैनपुरी का सोन पापड़ी, मथुरा का पेड़ा, अलीगढ़ का चमचम, आगरा का पेठा, गोरखपुर का लिट्टी चोखा, कानपुर का समोसा व लड्डू, हाथरस की रबड़ी, कासगंज की कलाकंद और मूंग का दलमा, एटा का चिकोरी, सुल्तानपुर का कड़ाहा की पूरी और कोहड़े की सब्जी, बाराबंकी का चंद्रकला मिठाई, आजमगढ़ का सफेद गाजर का हलवा, वाराणसी का लौंग लत्ता एवं हिंग कचौड़ी, बरेली की सेवइयां, अमेठी की समोसा और बस्ती की सिरका और सिद्धार्थनगर की राम कटोरी। ओडीओसी मॉडल के तहत प्रदेश के सभी 18 मंडलों में कुजीन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद में रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे जो युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का माध्यम बनेंगे। प्रत्येक जनपद में विकसित किया जाने वाला यह जोन एकीकृत औद्योगिक एवं रोजगार इकोसिस्टम के रूप में कार्य करेगा
जहां उद्योग प्रशिक्षण एवं सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगे। उद्योग की स्थापना के साथ-साथ युवाओं को प्रशिक्षण, प्लेसमेंट और उद्यमिता से जोड़ना इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य होगा। योजना के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में 100 एकड़ क्षेत्रफल में यह जोन विकसित किया जाएगा। प्रत्येक जोन में G3 भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो रोजगार प्रशिक्षण और कॉमन फैसिलिटी फैसिलिटी सेंटर के रूप में कार्य करेगा। यह केंद्र युवाओं और उद्यमियों के लिए वन स्टॉप सपोर्ट सिस्टम के रूप में विकसित किया जाएगा। इस अवसर पर सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 जनपदों जौनपुर, आजमगढ़, हरदोई, अंबेडकर नगर और झांसी को सम्मानित किया गया है।